नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अपना देश भारत बहुत दुखी है? क्या अन्य देश भारत से बहुत अच्छी स्थिति में है? एक रिपोर्ट आई है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। वो बताती है कि भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और श्रीलंका ही भारत से दुखी हैं। बाकी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे देश भारत से खुशहाल हैं। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। 2012 से ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 146 देशों की लिस्ट में 2026 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां है। तो आखिर कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है और भारत की रैंकिंग इतनी नीचे क्यों है? और फिनलैंड जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है इस रैंकिंग के अनुसार, आखिर उसकी क्या विशेषता है? फिनलैंड और भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? आज हम इस वीडियो को विस्तार से इसी टॉपिक पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो ये बताती है कि विश्व के सबसे खुशहाल देश जो हैं उनमें 5 देशों की लिस्ट जारी करता है। नंबर 1 पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन और 5वें पर इजराइल, जो इस समय युद्ध में भागीदार है। हो सकता है वर्तमान की रैंकिंग में इजराइल पिछड़ जाए अभी हाल में, लेकिन 2026 की रैंकिंग का मतलब होता है कि 2025 की रिपोर्ट बनाई गई, यानी उस समय युद्ध नहीं हुआ था, छिड़ा था। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन ये चारों यूरोप के देश हैं। यही एक एशिया का देश है। ये यूरोप के भी उत्तरी देश हैं। हम आगे फिनलैंड की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रैंकिंग में सबसे आखिर में कौन है। यानी 146 देशों की जो रैंकिंग थी उसमें सबसे नीचे है अफ़गानिस्तान, भारत का पश्चिमी देश, मुस्लिम कंट्री। अफ़गानिस्तान बहुत आतंकवाद का शिकार है बेचारा। यहाँ के लोग बड़े दुखी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। उससे थोड़ी स्थिति अच्छी है लेबनान की, यानी 145 नंबर पर है। फिर सियरा लियोन, फिर जिम्बाब्वे और कांगो। ये बहुत गरीब देश भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं जिम्बाब्वे, कांगो, बहुत गरीब देश हैं। तो इनकी स्थिति बहुत बुरी है। भारत की जो स्थिति है वो 116वीं है, यानी 146 देशों में 115 देश भारत से अच्छे हैं खुशहाली में। भारत का स्थान 116वां आता है 2026 की रिपोर्ट में। अब देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं? नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। नेपाल की रैंकिंग 93 है, भारत की कितनी है? 116, यानी भारत की तुलना में नेपाल ज़्यादा खुशहाल है। पाकिस्तान भी ज़्यादा खुशहाल है क्योंकि वो 108 नंबर पर आता है। बांग्लादेश पीछे है हमसे और श्रीलंका हमसे पीछे है। श्रीलंका 128 नंबर पर है और बांग्लादेश 129 नंबर पर है। ये भारत से पीछे हैं खुशहाली में। चीन हमसे बहुत आगे है, 60वें स्थान पर है। और भूटान भी आगे है, 95। देखिए, भूटान के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें, जो ये रैंकिंग जारी होती है वो कई मानकों पर जारी करती है। जैसे शिक्षा व्यवस्था देखा जाता है, वहाँ की पत्रकारिता देखी जाती है, वहाँ का स्वास्थ्य देखा जाता है, वहाँ की जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, वहाँ का रहन सहन, खान पीन, इन सब को मिला करके रैंकिंग बनाई जाती है। तो गरीबी भी बहुत बड़ा मायने रखती है, यानी कि जो देश अमीर हैं वो ज़्यादा खुशहाल हैं। लेकिन जो भूटान देश है वो भूटान अपने यहाँ की पीडीआई को नहीं देखता, यानी कि पर व्यक्ति जो कैपिटल इनकम है, जैसे जिस देश की पर व्यक्ति कैपिटल इनकम ज़्यादा है वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो देश गरीब है, जाहिर सी बात है वो दुखी होगा। लेकिन भूटान में पैसे को नहीं रखा गया है, समृद्धि को नहीं रखा गया है। यहाँ पर हैप्पीनेस को देखा जाता है, यानी खुशहाली ही यहाँ की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर किसी भी देश के लोग खुशहाल हैं, वो किसी भी कारण से खुशहाल हो सकते हैं, तो वो सबसे अच्छे हैं जो समृद्ध होकर के भी दुखी हैं। तो समृद्धि का यहाँ पे मापन नहीं होता है भूटान में। अब देखिए, हम बात शुरू करते हैं कि रैंकिंग कौन जारी करता है। तो रैंकिंग जारी करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यानी जो रैंकिंग जारी होती है यूएन की एक संस्था है, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 2012 से ही ये रैंकिंग जारी होती है। फिनलैंड काफ़ी समय से, लगभग 7-8 वर्ष से नंबर 1 पर चल रहा है फिनलैंड, समझ रहे हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट इसका नाम है। यूएनओ ने इसको बनाया है। 146 देश वर्तमान में इसमें रैंकिंग में शामिल हुए थे 2026 की रिपोर्ट में। 2012 से शुरुआत हुई। 2012 के पहले ये रिपोर्ट नहीं जारी होती थी। प्रतिवर्ष जारी होती है, 20 मार्च के आसपास प्रकाशित होती है। हर साल मार्च के आखिरी महीने में प्रकाशित होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर फिनलैंड दुनिया का सबसे
खुशहाल देश है तो ये कहाँ पे है? अब विश्व का ये नक्शा है, ये देखिए भारत है, अपना देश देखिए भारत कहाँ पे है, ये भारत है, ये इधर हिंद महासागर, इधर प्रशांत और इधर अटलांटिक। अटलांटिक महासागर ये है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के उत्तर और पूर्व में आप जाएंगे तो ये नॉर्वे देश है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, और ये स्वीडन है, नॉर्वे यहीं पे स्वीडन है, और ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड है, ये जो रेड कलर में हम रंग रहे हैं ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड के उत्तर में उत्तरी सागर है, पश्चिम में आप आएंगे तो यहाँ पे नॉर्वे है, दक्षिण में आप आएंगे तो बाल्टिक सागर है, ये सब सागर हैं, और पूर्व में आप जाएंगे तो ये रूस है। रूस बहुत बड़ा देश है, रूस, यहीं पे है फिनलैंड। यानी यूरोप महाद्वीप ये है, ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में फिनलैंड आता है, बहुत ठंडी पड़ती है। फिनलैंड के अगर बारे में हम आगे बात करें तो ये देखिए, इसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास झीलें हैं, 2 लाख के आसपास, इसे झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड में 75%, फिनलैंड में 75% क्षेत्र पर जंगल है, 75% हिस्से पर जंगल है। भारत के जैसे इस समय 24% मतलब क्षेत्रफल पर जितनी ज़मीनें हैं उसके 24% हिस्से पर वन है, और वहाँ पे 75% हिस्से पर वन है। यानी कि स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, और ठंडी के महीने में 20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ठंडी पड़ती है, क्योंकि आर्कटिक सागर के पास यानी उत्तरी ध्रुव के पास में है ये। और यहाँ मध्य रात्रि में भी सूर्य कभी कभी निकलता है, जैसे नॉर्वे में भी मध्य रात्रि में निकलता है, पड़ोसी देश फिनलैंड, यहाँ भी निकलता है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी, इनमें कोई अंतर नहीं है। यानी अमीर व्यक्ति भी सरकारी विद्यालय में पढ़ सकता है, गरीब व्यक्ति भी सरकारी विद्यालय में पढ़ सकता है। हम आगे बात करते हैं कि भारत और फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना डिफरेंस रखती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत की रैंकिंग इतना नीचे क्यों है? इसका नीचे रहने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि देखिए, जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ की व्यवस्था मैनेज करने में समस्याएं होंगी ही, जाहिर सी बात है। और जहाँ की जनसंख्या कम है, समृद्धि है, वहाँ पे हर एक इंसान का अच्छे से सरकार ध्यान भी रख सकती है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? जनसंख्या, सबसे बड़ा फैक्टर। अब जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार नहीं है, यहाँ ज़मीनें नहीं हैं, यहाँ काम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत जनसंख्या हो गई, 150 करोड़ के आसपास आबादी है। आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका भारत से 3-4 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में 3-4 गुना कम है। अमेरिका की जनसंख्या कितनी होगी इसमें? 35 करोड़ के आसपास है, और भारत की 3-5-15 यानी 5 गुना ज़्यादा है। तो अमेरिका देखा जाए तो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, जनसंख्या कम है। इसका मतलब वहाँ एक एक व्यक्ति के पास 1000, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार एकड़ हेक्टेयर ज़मीनें हैं। भारत में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर व्यक्ति के लिए क्या है? व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। भारत में वो व्यवस्थाएं कम हैं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही विचित्र ढंग की है। यहाँ पर हर व्यक्ति सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा। खुद पढ़ाएगा क्योंकि उसको पढ़ाना नहीं है, पेमेंट मिलेगी अच्छी खासी, और बच्चे को नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती प्राइवेट में। तो प्राइवेट और सरकारी का बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रटने पर ध्यान देती है, यानी जो भी आप पढ़ेंगे उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल परीक्षा पास करना। लेकिन फिनलैंड जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, वहाँ पे टारगेट किया जाता है क्वालिटी को। वहाँ पे टेस्ट वगैरह बहुत कम लिया जाता है, होमवर्क बच्चों को दिया ही नहीं जाता, एकदम एंजॉय के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई होमवर्क नहीं, स्कूल में खेल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत में क्या है? रटो, होमवर्क दो। ये बहुत मूल डिफरेंस है। शुरुआत हो जाती है छोटे छोटे बच्चों से ही। और वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में भी बड़ी भिन्नताएं हैं। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, भारत की तरह शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, बिल्कुल लोकतांत्रिक है। वहाँ की जो संसद है वो एक सदनी है। जैसे भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा है, वहाँ पे केवल एक ही सदन है। वहाँ भी राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं,
लेकिन वहाँ की मीडिया बहुत स्वतंत्र है, सरकार की आलोचना कर सकती है। यहाँ की मीडिया उतनी आलोचना नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया यानी कि पत्रकारिता के भी स्थान में भारत बहुत पीछे है। बहुत बेइज्जती महसूस हो सकती है अगर आप पत्रकारिता की रैंकिंग जानेंगे तो। वहाँ भी पत्रकारिता में भी 150 में 120, 130, 140 ऐसी से रैंकिंग आती है। भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग की अगर हम बात करें खुशहाली में, तो वो थी 2020 में, और सबसे बेकार अगर बात करें तो वो थी 2022 में। आप समझिए, कोरोना लगने वाला या लग गया था, कोरोना लग गया था, यानी कि 2019 में रैंकिंग बनाई गई थी विश्व खुशहाली की, तो उसमें भारत 94 स्थान पे था। यानी अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 146 या इससे शायद कुछ कम या ज़्यादा देश थे, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 150 देशों में 94 स्थान था। 2022 में 136वें स्थान पे पहुंच गया था, सबसे बुरी स्थिति थी। मतलब भारत से 135 देश अच्छे खुशहाल थे कोरोना के बाद। और अब जो 2026 में रैंकिंग आई है, इसमें भारत 116वें स्थान पर है। यानी यहाँ से देखा जाए तो कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन नंबर 1 से आप इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इतने देशों में ये स्थान है। यानी हमें टॉप 50 में भी पहुँचने में अभी हो सकता है बहुत समय लग जाए। भारत अभी भी मध्यम आय की श्रेणी में जी रहा है। यहाँ अभी भी गरीबी में लोग जीते हैं। 80% जनसंख्या को भारत सरकार अभी भी राशन मुहैया कराती है। बहुत चीज़ें हैं। तो आज हमने मोटा मोटा देखा कि भारत और फिनलैंड खुशहाली में बहुत अंतराल पर है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, यूरोपियन कंट्री, और भारत 116वां स्थान है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रैंकिंग ध्यान में रखनी है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको ये चिंता करनी है, समझना है कि भारत में केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है भारत को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए, हम नागरिक भी जिम्मेदार हैं। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर करें तो सारा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं तो वो देश अच्छा नहीं होगा। और अगर संविधान अच्छा ना भी हो लेकिन वहाँ के लोग अच्छे हों तो वो देश अच्छा हो जाएगा। तो लोग अच्छे का उन कहने का मतलब ही यही था कि हम लोग अभी उस मेंटेलिटी में नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे घरों के आसपास नाली है, हम चाहते हैं कि कूड़ा करकट उसमें फेंके, लेकिन साफ़ सफाई करने जो नियुक्त है वही आए। अरे हम भी तो कर सकते हैं, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। संविधान में हमको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगर उन कर्तव्यों के अनुसार हम जिएँ करें तो हम बहुत बदल सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी में हम अगर बदल जाएं तो एक व्यक्ति बदल जाएगा, ऐसे से सब बदल जाएंगे। तो शुरुआत अपने आप से करनी है। इस जिम्मेदारी में जो भारत की इतनी बुरी स्थिति है, सरकार, मीडिया, हम आप, हर इंसान जिम्मेदार है, हर इंसान दोषी है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।